स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग की एक नई वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिनवू योजिन के फादर को वाटर ऑफ लाइफ पिलाकर उनको ठीक कर देता है और हॉस्पिटल से बाहर आते हुए कि थोड़ा सा जल्दी है लेकिन हैप्पी बर्थडे योजिन। और वहीं पे मेरा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हॉस्पिटल से बाहर आ गया होता है। रास्ते में जाते हुए वो अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया, अब मेरे को जापान वापस चला जाना चाहिए और वहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं उन सबको ठीक कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही जिनू शैडो स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि अरे रुक जा भाई रुक जा, बड़ी जल्दी भूल जाता है, अभी तुमको 2 घंटे बाद मिलेगा ये मौका। तो जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि जिनवू जब शैडो एक्सचेंज स्किल का एक बार इस्तेमाल कर लेता है तो दोबारा उसको सेम ही शैडो स्किल का इस्तेमाल करने के लिए 3 घंटे तक वेट करना होगा और जिनवू को अभी 2 घंटे बाद मौका मिलेगा। अब जिनवू अपने मन में सोच रहा होता अच्छा यार ये भी है क्या, लेकिन मैं 2 घंटे तक करूंगा क्या? ओह नो, अब मैं 2 घंटे तक करूँ क्या? ओह, तो अब मेरे पास एक्चुअली में काफी ज्यादा फ्री टाइम है, लेकिन मेरे को पता भी नहीं मेरे को क्या करना है, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अब करूँ क्या? तभी उसको मिस चाइन की एक बात याद आती है। जिन्होंने कहता है चलो ठीक है देखता हूँ, मेरे को बस एक कोई ऐसा डंजन मिल जाए जो कि बिना ऑनर के हो। इसके बाद अगले सीन में नेशनल लेवल एस रैंक के हंटर मिस्टर क्रिस्फोर को देखते हैं जो कि अपने घर पे आराम से सो रहे होते हैं अपने रूम में। लेकिन तभी उनकी आंख खुलती है एकदम से, उनको एहसास होता है कि कोई तो मेरे आसपास है और फिर तुरंत वो अपने कपड़े पहनकर देखने के लिए जाते हैं कि आखिरकार कौन है। वो अपने चारों तरफ देखते हैं लेकिन हर तरफ साइलेंट होता है। अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार चारों तरफ तो अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि चारों तरफ तो साइलेंट है, लेकिन मेरे को तो ऐसा एहसास हुआ था कि कुछ तो है यहाँ आसपास, लेकिन कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और जैसे ही वो अपने वाइन की गिलास को उठाने वाले होते हैं, वो उनके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। और उनकी वाइन की गिलास नीचे गिर के टूट गई थी। वो इससे ज्यादा हैरान इस बात को लेकर होते हैं कि जब वो गिलास टूटी थी तो उनको बिल्कुल भी उस चीज की आवाज नहीं आई। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि गिलास गिरकर टूट गई लेकिन कोई भी नॉइज नहीं हुई, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो अपने घर में सामने देखते हैं और कहते हैं कि कौन है वहां पर। और तभी वो चेयरमैन की बात को याद करते हैं जिन्होंने कहा था कि अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी जरूरत हो, तो तुम इस नंबर पे कॉल कर देना, तुमसे चेयरमैन गो डायरेक्टली बात कर लेंगे। वो भी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि असल में वहां पर एक इंसान अपेयर होता है। तभी मिस्टर क्रिस्फर ये एहसास करते हैं कि उनके पीछे भी 2 लोग खड़े हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये लोग कौन है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये लोग मोनार्च हैं। तो अभी आपने जिस मोनार्च को देखा था उसका नाम था टैरनेक। क्रिस्फर उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, जिसपे टारनेक उससे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं बचा पाओगे अगर तुम इसी तरीके से इंसानों की मदद करते रहे तो। फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट। ये बात सुन के क्रिस्फर अपने मन में सोचते हुए कहता है एक मॉन्स्टर बोल रहा है। क्रिस्फर उससे बोलता है कि आखिरकार तुम बोल क्या रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिस पर वो मोनार्च उससे कहता है कि ना 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 ना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो इंसान है जो तुमसे कनेक्टेड है मैं उससे बात कर रहा हूँ। जिस पे क्रिस्फर उससे कहता है कि मुझे परेशान मत करो। तो चलो ठीक है। इसके बाद क्रिस्फर अपनी पावर दिखाता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और कहता है कि तुम में से एक को तो मैं निपटा ही दूंगा। और ऐसा कहते ही वो अपने दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये चीज देखकर पीछे खड़े जो 2 मोनार्च होते हैं, जिनमें से जो एक मोनार्च होता है उसका नाम होता है राकान और जो दूसरी मोनार्च होती है उसका नाम होता है क्यूरेशा। राकान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, जिसपे क्यूरेशा भी कहती है ओह ये इंसान के द्वारा। और फिर जैसे ही क्रिस्फर अपने नए रूप में ट्रांसफॉर्म होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तू मरेगा मॉन्स्टर। और ऐसा कहते हुए टैरनेक मोनार्च होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और बहुत बड़ा धमाका होता है पूरी बिल्डिंग में। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जिसके स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं। तो एक्चुअल में जिनवू यहाँ पर एक कार में बैठा हुआ होता है और सभी लोग उसको बाय बाय बोल रहे होते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर आकर जापान में सभी लोगों की काफी ज्यादा मदद की थी और इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं जिनवू को बाय बोलने के लिए। जिनवू उन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वैसे भी यार उसे खुश होना भी चाहिए क्योंकि जिनवू ने इतनी मेहनत करके, मतलब थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा और इन लोगों की मदद की। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से जापान में आज मेरा लास्ट दिन होने वाला है। तभी बेरू जिनवू से कहता है कि माई किंग, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको भी अपना हाथ ऊपर उठा के इन सभी लोगों को बताना चाहिए कि हाँ आप भी इनको देख रहे हैं। जिसपे जिनवू से कहता है हाँ ठीक है बेरू। इसके बाद लोग जिनवू देखते हैं जो कि प्लेन में बैठा हुआ होता है, उसके बगल में मिस्टर एडम वाइट बैठे हुए होते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जिनवू को यही बंदा अमेरिका ले गया था मिसिस सेलर से मिलाने के लिए ना, तो वो ये बंदा है। तो वो जिनवू से बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, ये कितना
अच्छा कोइंसिडेंट है ना कि हम प्लेन में एक ऐसे इंसान के बगल में बैठे हैं जिसको कि हम पहले से ही जानते हैं। जिनवू से कहता है कि तुम इसको कोइंसिडेंट नहीं कह सकते हो मेरे हिसाब से तो, जिस पे वो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अब आप ऐसा भी मत बोलिए। जिस पे जिनवू उससे बोलता है, हेलो मिस्टर एडम वाइट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिनवू की ये बात सुन के मिस्टर एडम कहते हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही बार मिले थे, लेकिन मैं तुमको अभी भी याद हूँ, मेरे को काफी अच्छा लगा आपसे भी मिलकर मिस्टर जिनवू। लेकिन जिनवू तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। जिनवू कह रहा होता है, अरे यार ये तो मेरे को बेरू ने बता दिया था इसका नाम, आप इस बार इसका नाम गलत मत बोलना, क्योंकि पिछली बार आपने कुछ ऐसा ही किया था, तो इसका नाम इस बार आप अच्छे से बोलना, मिस्टर एडम वाइट। आप मेरे किंग है और आपकी रेपुटेशन संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है। जिसपे जिनवू उससे बोलता है कि वैसे क्या काम है आपको। मिस्टर एडम जिनवू को बताता है, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं बिना नोटिस के यहाँ पर आ गया, मैंने आपको बताया नहीं, कोई खबर नहीं दी, और जस्ट मेरे को आपसे काम पड़ गया, लेकिन मेरे को काम ही ऐसा था, काफी ज्यादा अर्जेंट मैटर था जो कि मेरे को आपसे बात करनी थी। उसकी बात सुनकर जिनवू कहता है, तो क्या यूएस भी एस रैंक के गेट को रोकने में फेल हो गया। जिसकी बात सुनकर मिस्टर एडम कहता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने उस चीज को संभाल लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। वो अपना लैपटॉप ओपन करके जिनवू को एक वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि ये देखिए, हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से आग लग चुकी है, और ये कोई ऑर्डिनरी आग नहीं लगी हुई है, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सा है। अगर एक छोटा सा भी आग लग जाता है, लपट लग जाती है, तो पूरा का पूरा उस जगह का आसपास बहुत तेजी से आग फैल जाती है। उस वीडियो को देखकर जिन्हों भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहां पर लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस आग के ऊपर वो लोग काबू ही नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसपे जिन्वू उससे बोलता है कि आखिरकार ये वीडियो है क्या। वो जिन्वू को बताता है कि एक बार आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जिस इंसान ने इस आग को शुरू किया था वो थे मिस्टर क्रिस्टोफर, जो कि एक नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर है। 1800 से भी ज्यादा फायर फाइटर्स और 14 से भी ज्यादा टॉप लेवल के मेज टाइप के हंटर्स भी इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिसपे जिनवू से कहता है कि ये आग तो काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये एक फाइट है। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर क्रिस्टोफर, जिसपे वो बताता है कि हम इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने उनको ढूंढा तो वो ऑलरेडी मरे हुए थे। जिनवू जो वीडियो को लास्ट में देखते तो देखिए काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक्चुअल में जो मिस्टर क्रिस्टोफर थे वो मर चुके थे, और उनकी जो हालात थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। और तभी मिस्टर एडम अपनी जेब में से एक फोटो निकालते हैं और जिन्वू को दिखाते हुए कहते हैं कि ये फोटो देखिए। और उस फोटो को देखकर जिन्वू की आंखें खुली की खुली रह जाती है, और ये फोटो उस इंसान की है जिसपे हंटर ब्यूरो को शक है। अब इस फोटो को देखकर जिन्वू का पता नहीं क्या होता है, उसको एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। जिन्वू काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में मिस्टर एडम को अपनी पावर का इस्तेमाल करके आसमान में उठा देता है। उससे कहता है, क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? और अगर ये सच में किसी प्रकार का मजाक है तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। मिस्टर एडम चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसको रोको, नहीं ऐसा मत करो, रोको इसे। उनके बॉडीगार्ड ऐसा देखकर जिन्हों की तरफ भागते हुए आते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन मिस्टर एडम उन दोनों लोगों को मना कर देता है। उनको कहता है कि नहीं रुको रुको, तुम लोग रुको। जिन्हों उससे बोलता है कि फिर बताओ। जिसपे मिस्टर एडम उसको बताते हैं कि एक्चुअली ये जो पिक्चर थी ये डंजन से बाहर आई थी, और तुम जो सोच रहे हो ये वो इंसान नहीं है। जिन्हों कहता है कि डंजन, जिसपे वो आगे बताता है कि हाँ, इसके अंदर से जो मैजिक एनर्जी इमिट हो रही थी वो सेम उस मॉन्स्टर से मैच कर गई थी जो कि हमारे एस रैंक के हंटर के ऊपर अटैक कर दिया था बिना किसी वार्निंग के। यानी कि इसकी मैजिकल एनर्जी और वो जो मॉन्स्टर की मैजिकल एनर्जी थी वो सेम थी। तुमको याद है हंटर ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर था वहां पर कुछ महीनों पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, वो वाला इंसिडेंट जिसको कि ग्लोबली न्यूज में कवर किया गया था। जिसमें जिन्वू से कहता है कि तुम क्या ये कहना चाहते हो इन सबके पीछे मेरे फादर थे। और फिर जिन्वू अपनी पावर को नॉर्मल कर देता है, जिससे कि मिस्टर एडम बच जाते हैं और वो जमीन पे आए गिरते हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मिस्टर एडम जिन्वू को आगे बताते हैं कि हमारे हंटर को मारने के बाद वो वहां से डिसअपेयर हो गए, और उसके बाद हंटर ब्यूरो उनको सीक्रेटली ढूंढ रहा था, मानो जैसा कि वो हवा में गायब हो गए हो। मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन इस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट यही है कि इसी पिक्चर को सबसे ज्यादा सजेस्ट किया जा रहा है इन सभी के पीछे। ये जो कुछ भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उन सभी के पीछे इसी पिक्चर में जो इंसान है उसको ही रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है इन सभी के लिए। जिसके बाद जिन्वू उससे बोलता है कि लेकिन आखिरकार तुमने एग्जैक्टली मेरे को यही पिक्चर क्यों दिखाई, यही फोटो क्यों दिखाई तुमने मेरे को एग्जैक्टली। जिसपे मिस्टर एडम जिन्वू को बताते हैं असल में जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस है, इस साल जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दुनिया भर के जितने भी गिल्ड है उनके रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्फ्रेंस में एक साथ होंगे, और अमेरिका हंटर ब्यूरो उनका इरादा यह है कि वो रेड नोटिस जारी कर देंगे इस इंसान के खिलाफ। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी भी प्रकार से सीक्रेट नहीं रहेगी। वो आगे बताता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत कीमती चीज गवाई है, एक नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर को, और उस इंसिडेंट के बाद से वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सब के पीछे जिसका भी हाथ है उसको पकड़ें, किसी भी हालात में पकड़ें। और हम हंटर ब्यूरो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहते हैं हंटर सांग जिन्वू, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ
ताकि आपको मैं ये बता सकूं इससे पहले कि ये अनाउंसमेंट पब्लिकली कर दी जाए। तो इसीलिए मैं ये सब कुछ आपको बताने के लिए आया था। और अगर मैं आपको यहाँ पर ये बात नहीं बताता उसके बाद भी आप खुद ही शॉक हो जाते, क्योंकि आपको उस कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट किया जाता और वहां पर खुद ही आप अपने फादर की फोटो इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना उससे पहले ही बता दिया जाए। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे फादर, जो कि आज से लगभग 10 साल पहले ही मिसिंग हुए थे, एक मॉन्स्टर की तरह वापस आए हैं। तभी मिस्टर एडम का जो बॉडीगार्ड होता है वो उससे पूछता है कि सर आप ठीक तो है ना? जिसपे वो कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मेरे शरीर में पानी की कमी हो गई थी, ठीक है मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एडम अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो टेलीकिनेसिस है, ये बहुत ही ज्यादा अलग डिफरेंट लेवल का हाई रैंक मैजिक है और इसकी हेल्प से हंटर किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं। मेरे को लगता था कि नेशनल अथॉरिटी रैंक के जो हंटर होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास पावर होती है कि वो टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर सांग जिन वू के पास भी पावर है। नहीं 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 नहीं, ये तो छठा नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर है। मेरे को वाइस चेयरमैन को इसके बारे में जितना जल्दी हो सके बताना होगा। तो दोस्तों, असल में जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। पूरी दुनिया में से हर देश में से एक गिल्ड को चुना जाता है और इसमें उस गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया जाता है, जो कि एक्चुअली पूरी कंट्री को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो करंट इवेंट्स हो रहे होते हैं उन चीजों के ऊपर बात की जाती है ताकि भविष्य में जो हंटर वर्ल्ड है उसको और भी ज्यादा सुरक्षित किया जा सके और सभी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने उन सभी गिल्ड की लिस्ट जारी की है जिनको उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया है। काफी सारे गिल्ड्स इसके अंदर होते हैं और कोरिया का भी एक गिल्ड होता है जो कि होता है एजिन गिल्ड, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है वो है अपना सांग जिन वू। कोरिया का जो अर्जिन गिल्ड है वो इस समय पूरी दुनिया भर में एक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिसके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई उसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यार अपने जिन्वू ने काम ही ऐसा किया है। अब ऐसे काम करोगे तो दुनिया तो आपका नाम याद ही रखेगी ना, आपके बारे में बात ही करेगी। यहाँ तक कि जो अमेरिकन हंटर ब्यूरो है उन्होंने इस चीज को भी रिकॉग्नाइज किया है। वो ये मानते हैं कि इस इंसान के पास यानी सांग जिन वू के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो काफी सारे गिल्ड के जो टॉप रैंक के हंटर्स हैं उन सभी को अकेला ही टक्कर दे सकता है। वो सभी लोग अगर मिल जाए तब भी वो जिन्वू को सामना नहीं कर पाएंगे, उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा ताकतवर है जिन्वू। इसके बाद हम लोग कोरिया में हो रहे एक कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर मिस्टर चोई से कुछ सवाल पूछ रहा होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है इस साल की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें इनवाइट किया गया है। काफी सारे लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं कि हंटर गिल्ड की जगह पर अर्जिन गिल्ड को इस कॉन्फ्रेंस में क्यों इनवाइट किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं इस बात के ऊपर मिस्टर चोई? जिसपे मिस्टर चोई उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मेरे को विश्वास है कि अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने जो भी डिसीजन लिया है वो एकदम सही लिया है। जिसपे वो कहता है कि एकदम सही मतलब क्या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जिसपे बताता है कि अरे बिल्कुल नहीं, मेरे को इस चीज के ऊपर बिल्कुल विश्वास है कि उन्होंने एकदम सही डिसीजन लिया है, क्योंकि सांग जिन वू की अगर आपने पावर्स देखी है तो आपको पता ही होगा कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसपे रिपोर्टर उनसे बोलता है कि हाँ मैं भी आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी जो अर्जिन गिल्ड है वो सिर्फ एक वन मैन शो है, यानी कि सिर्फ एक इंसान है जिसकी वजह से पूरा गिल्ड ही चल रहा है। जिसपे मिस्टर चोई उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इंसान कोई और नहीं हंटर सांग जिन वू है। अगर आप किसी गिल्ड के मेंबर को उनके कॉम्बैट कैपेबल स्किल पर डिफाइन करें, आप 100 से भी ज्यादा ऐसे गिल्ड मेंबर को इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन तब भी वो लोग मिस्टर सांग जिन वू का सामना नहीं कर पाएंगे। सांग जिन वू के पास तब भी उनसे ज्यादा ताकत होगी। और एक ऐसा इंसान जिसने जेजू आइलैंड के ऊपर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और साथ ही में अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उसमें भी देखिए, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारी कंट्री में अर्जिन गिल्ड से बेस्ट कोई हो सकता है। जिसपे रिपोर्टर उनसे कहता है कि हाँ ठीक है, ये सब आपकी बात ठीक है, उसमें हंटर गिल्ड ही कोरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ी सी इस न्यूज को सुनने के बाद कि एजिन गिल्ड को हंटर गिल्ड की जगह पर बुलाया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको ये बात अजीब नहीं लग रही? कि आप इस बात से हैप्पी हैं? जिसपे वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, हाँ मैं थोड़ा सा नाराज हूँ क्योंकि मैं हर साल जाता था, इस साल नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मिस्टर सांग जिन वू जा रहे हैं। मैं इस चीज के ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ। और हम सभी लोग हंटर्स के ऊपर ही भरोसा करते हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम कि कौन सा मॉन्स्टर कब आ जाए। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और सच तो ये है कि मेरा गिल्ड सिर्फ मिस्टर सांग जिन वू की वजह से यहाँ पर वापस जिंदा आ पाया। और सच बताऊं तो मेरे को भी काफी ज्यादा फील प्राउड हो रहा है कि मिस्टर सांग जिन वू को कोरिया का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना गया है। मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। और फिर ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, मिस्टर चोई वहां से वापस बाहर आ रहे होते हैं, तभी उनके हंटर गिल्ड का एक मेंबर जो होता है असिस्टेंट उनको आके बताता है कि सर मॉर्निंग में जो एक गेट अपीयर्ड हुआ था, हमको उस गेट के अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। असल में वो एक ए रैंक का गेट है और हमने मेजर किया है, वो उतना ज्यादा हाई भी नहीं है, चिंता मत कीजिए आप। जिसपे वो कहते हैं ओ ये तो काफी बढ़िया है। मिस्टर चोई उससे पूछते कि अच्छा ये बताओ कि क्या अर्जिन गिल्ड ने
परमिट के लिए दोबारा से अप्लाई किया, जिसपे बताता है कि नहीं सर, रिसेंटली तो उन्होंने ज्यादा कुछ अप्लाई वगैरह नहीं किया, तो सर असल में मिस्टर सांग जिन वू को 4 दिन हो चुके हैं जापान से वापस आए हुए। तो बाकी सभी जो गिल्ड वगैरह है सियोल के, वो तो इस चीज के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ तो उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक। मिस्टर चोई भी अपने मन में ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि मिस्टर जिनवू वापस आ गया है, और वो इस चीज के ऊपर प्राउड फील कर रहे होते हैं कि जिनवू जापान जाकर वहां पे लोगों की जान बचाकर आया है और वापस कोरिया सेफली आ गया है। तभी उनका जो असिस्टेंट होता है वो उनको बताता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 40% से बढ़ गए हैं, क्योंकि अर्जिन गिल्ड की तरफ से हम लोगों को कंपटीशन ही नहीं आ रहा है। ये बात सुन के मिस्टर चोई थोड़ा सा दुखी होते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मजे ले रहे हो क्या, जिसपे कहता है कि सॉरी सर माफ कर दो सर। जिसपे मिस्टर चोई कहते हैं कि चलो कोई नहीं, ये सब छोड़ो, वैसे क्या एसोसिएशन इस सब चीजों के बारे में जानता है? मिस्टर चोई अपने मन में सोच रहे होते हैं कि रैंक रीअसाइनमेंट टेस्ट से पहले वो काफी सारे गेट को एक ही दिन में क्लियर कर दिया करता था, और जब से वो एक एस रैंक का हंटर बना है तब से तो वो अदर गिल्ड की जो टेरिटरीज हैं वहां पर भी गेट्स को क्लियर कर रहा है। और अभी जो रिसेंटली ही जापान के अंदर एस रैंक का डंजन ब्रेक हुआ था, वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को उसने अपने अकेले दम पर हराया है, तो शायद इसीलिए वो थोड़ा सा आराम कर रहा होगा और इसीलिए शायद वो थोड़ा सा शांत है। चलो कोई नहीं। इसके बाद हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं, जिनके पास मिस्टर च्यूल आते हैं और वो मिस्टर गो को बताते हैं कि सर चाइना से एक रिक्वेस्ट आई है, उन लोगों को मिस्टर सांग जिनवू का डेटा चाहिए। जिसमें मिस्टर को उससे कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें वो कहता है कि नहीं सर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। मिस्टर को कहते हैं कि फिर क्या चाहिए। मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं कि असल में उनकी रिक्वेस्ट में ये आया है कि वो लोग मिस्टर सांजून से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके रेड के ऑफिशियल रिपोर्ट्स, उन सभी की उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो सभी मांग रहे थे वो सब। जिसपे मिस्टर घोष से कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो लोग एक टॉप रैंक हंटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना मांगकर, और तभी वो पूछते हैं कि लेकिन आखिरकार उन लोगों को मिस्टर सांग जिनवू में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया। उन लोगों को वैसे ये मालूम ही होगा ना कि मिस्टर सांग जिनवू किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करते किसी कंट्री से। जिसपे मिस्टर च्यूल मिस्टर को बताते हैं कि सर ये जो रिक्वेस्ट आई है ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, एक्चुअली में ये एक इंडिविजुअल ने भेजा है चाइना से। जिसमें कहते हैं क्या इनकी इंडिविजुअल ने कौन है वो। जिसमें मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि चाइना का जो 7 स्टार रैंक हंटर लिू जीगैंग है उसको मिस्टर सांग जिनवू थोड़ा सा इंटरेस्ट है, शायद वो मिस्टर सांग जिनवू के बारे में काफी कुछ जानना चाहता है। तो एक्चुअली में दोस्तों हमारे सोलो लेवलिंग के अंदर जो चाइना है वो बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको अडॉप्ट नहीं कर रखा है, उसने अपना खुद का रैंकिंग सिस्टम बना रखा है हंटर्स के लिए, हंटर की रैंकिंग के लिए। तो जैसा की जो बाकी कंट्री करती है, जो हाईएस्ट रैंक होती है किसी भी हंटर की वो 5 स्टार की होती है, लेकिन इन लोगों ने 7 स्टार दे रखा है, और उन्होंने 7 स्टार की जो रैंक है वो सिर्फ एक ही इंसान को दे रखा है जो कि है हंटर लिू जीगैंग। जिसमें मिस्टर च्यूल से कहते हैं अच्छा तो वो लिू जीगैंग है जिसको कि मिस्टर सांग जिनवू में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। मिस्टर च्यूल आगे बताते हैं कि लिू जीगैंग जो है उसने जाइंट टाइप के जो मॉन्स्टर्स है उनसे फाइट की थी, और इसीलिए शायद उसको हंटर सांग जिनवू में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया कि आखिरकार ये बंदा है कौन जिसने अपने अकेले दम पर सारे जाइंट मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वो सिर्फ कुछ से लड़ रहा था और मिस्टर सांग जिनवू ने सबको निपटा ही दिया। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं ताकतवर लोग ताकतवर के बारे में सोच रहे हैं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और फिर मिस्टर गो मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो और या उसको सिर्फ एक रो डेटा भेज दो। इस तरफ हम लोग सेवेंजर्स गिल्ड को देखते हैं, जहाँ पर थॉमस एंड्रे की जो असिस्टेंट होती है वो उसको आके बताती है हंटर सांग जिनवू शायद कल तक यूएस में आ जाएंगे। थॉमस एंड्रे कहता है ओ कोई बात नहीं, और तभी यहाँ पर कोई आता है जो कि थॉमस एंड्रे से कहता है कि सर आपने मेरे को कॉल किया था। तो असल में ये कोई और नहीं, ये एस रैंक का हंटर वांग डोंग सू होता है। वांग डोंग सू को देखते हुए थॉमस एंड्रे कहता है ओ परफेक्ट टाइम, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। जिसपे वांग डोंग सू कहता है हाँ बोलिए। थॉमस एंड्रे उससे कहता है कि ठीक है मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ, सांग जिनवू से भिड़ने की कोशिश मत करना, उससे कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। अब ये बात सुनकर वांग डोंग सू तो अंदर ही अंदर भाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है, मतलब उसका तो दिमाग खराब होता है कि ये क्यों बोल रहा है मेरे से ये। थॉमस एंड्रे उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई और हंटर सांग जिनवू के बीच क्या हुआ था, मेरे को पता है कि तुमको उसके ऊपर शक है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम आखिरकार उसके साथ क्या करना चाहते हो। जिसपे वांग डोंग सू से कहता है कि लेकिन तभी थॉमस एंड्रे उसको चिल्लाते हुए कहता है कि शांत, मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन कब दे दी। अब इतनी तेज चिल्लाते हुए देखकर वांग डोंग सू भी थोड़े समय के लिए डर सा जाता है, उसको भी थोड़ी सी मतलब अजीब सी फीलिंग होने जाती है, इसके लिए डर जाता है उससे काफी ज्यादा। थॉमस एंड्रे की जो असिस्टेंट दूर खड़ी है सब कुछ देख रही होती है, वो भी अपने मन में सोचते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको कि थॉमस एंड्रे ने टॉप रैंक के हंटर होने के बाद भी उनको वार्न किया है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। लेकिन फिर भी जो ये इंसान है
वांग डोंग सू ये हंटर सांग जुनवू के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। थॉमस एंड्रे वांग डोंग सू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, हंटर सांग जुन से भिड़ने की कोशिश मत करना, उसको हाथ भी मत लगाना, अपने विला में जाओ और वहाँ पर आराम से इंजॉय करो अपने ब्रेक को। मुझे पता है कि तुम मेरी इस बात को अच्छे से समझोगे और मानोगे भी मिस्टर वांग डोंग सू। वांग डोंग सू भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है, समझ गया। थॉमस एंड्रे कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हालांकि वांग डोंग सू यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसके चलने के ढंग से ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है और वो हरकत जरूर करेगा शायद, और वो काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद थॉमस एंड्रे की जो असिस्टेंट होती है थॉमस एंड्रे से बोलती है कि क्या इसका ध्यान रखना है। कि थॉमस एंड्रे कहता है कि नहीं नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं, मतलब ठीक है लॉयरा, मिस्टर वांग डोंग सू को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में रखो जब तक कि हंटर सांग जिनवू यूएस से चला नहीं जाता। और वांग डोंग सू काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है। उसकी तो आंख में, मतलब उसकी आंख को देखकर समझा जा सकता है कि उसके आंख में बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो बदला तो लेगा मिस्टर सांग जिनवू से। थॉमस एंड्रे की जो असिस्टेंट होती है वो उससे बोलती है कि क्या ये आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा, जिसपे थॉमस एंड्रे बोलता है कि वैसे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन झेला जा सकता है, बहुत से तो बेहतर ही है ना। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।